हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके पहले मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था। सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों केवल एक ही उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ पे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, ये दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है। मतलब एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है या उपकरण है जिसमें कि बच्चों दो उत्तल लेंस होते हैं जिनकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। ये सूक्ष्मदर्शी है क्या? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, मैं एक लेंस की मदद से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी ये अक्षर दिख रहा ना, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। अभी ये अक्षर दिखेगा, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, अक्षर बड़ा दिखेगा। ऐसे ही ये सूक्ष्मदर्शी काम करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में दिखाते हैं, नहीं बड़ा रूप बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब थोड़ा सा ये हाई क्वालिटी का लेंस नहीं है। हाई क्वालिटी का लेंस होता तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता। तो इसी प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है केवल एक ही लेंस से बना होता है, लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है दो लेंसों से जुड़ा रहता है। एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया, दो लेंसों से जोड़ करके बनाते हैं और दोनों का दोनों उत्तल लेंस होता है बच्चों। तो ये आपका भैया, इसका एक कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष होगा, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से, और ये कहीं ना कहीं बच्चों एक नली पे सेट रहता है। नली का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका पेन है, मैं नली बताता हूँ, समझिए नली। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये नली है और इसी नली पे एक लेंस सेट हो जाए। अब ये पतली नली है तो इतना पतला लेंस नहीं रहता भाई, मोटा चौड़ा लंबा रहता है, तो एक मोटी सी नली रहती है। ठीक है, और उसमें लेंस सेट कर देते हैं। अब ये दो लेंसों को ऐसे समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर नली, अब इसके अंदर से एक अक्ष रहता है, इसी अक्ष को लेकर चलेंगे हम, यहाँ पर नली नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, तो दो लेंस होंगे बच्चों, जो कि एक जिधर वस्तु होगा उस साइड लेंस लगा रहेगा, उसे हम बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, और एक ऐसा लेंस जिधर से हम देखेंगे उसे बोलेंगे नेत्रिका लेंस। तो देख सकते हैं एक ही अक्ष पर दो लेंस है बच्चों। हमने आपको बताया था ये दो लेंस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि मान लीजिए इधर से हम देखेंगे तो ये आपका अभिदर्शक लेंस होगा, इसका थोड़ा सा इससे फोकस दूरी ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, इसका फोकस दूरी कम होती है, मतलब ये छोटा लेंस है। अब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं बच्चों? तो वस्तु हमारा यहां पे रहता है, ये वस्तु हमारा है, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु को हम किस नाम से देंगे? एक हमारा वस्तु ए बी है। क्रम से समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम हो जाए तो परेशान मत होना बच्चों, क्लियर समझ में आएगा, चिंता ना करें। अब इस वस्तु से एक प्रकाश किरण एकदम सीधी जाती है, मतलब लेंस से टकराई, और इसके एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र से, देखिए बिना स्केल की सहायता से बनाता हूं। अब यहां पे जो कोण बनेगा बच्चों वो अल्फा, वस्तु के साथ बना हुआ कोण अल्फा है, अभी फिलहाल समझे। अब यदि हम लेंस को हटा दें तो वस्तु एक ऐसी स्थिति पर आता है जो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर होता है, तब पर भी वहां पे अल्फा बनेगा। अब यहां से प्रकाश किरणें आगे की ओर बढ़ेगी, सीधा बच्चों, ये सीधे आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो कुछ इस प्रकार से ये चलेगी। ठीक है, यहां पे आ गई, और ऐसे ही यहां से भी प्रकाश किरण चलती है मुड़ती हुई, और जहां पे ये लड़ती है बच्चों वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। आगे की ओर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, यहां पे इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहां पे, ये देखिए यहां पे प्रतिबिंब बन रहा, आगे की ओर बढ़ा, यहां पे बन गया। ये जो प्रतिबिंब बच्चों वो है आपका A1 B1, जैसे AB था, इस बार यहां पे आपका B1 हो जाएगा, आपका A1 हो जाएगा। मतलब इस पहले लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बना। अब ये जो प्रतिबिंब बच्चों दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो एक तो किरण सीधे यहां से यहां तक जाता है, और एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है बच्चों, किसके? इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, और यहीं पे हमारा होता है आंख, यहीं से हम देखते हैं। तो यहां पर हम आंख बनाते हैं, किसका आंख है? बड़ा प्यारा आंख बनेगा, देखिएगा, जिसका भी आंख हो भाई बताना। ये लो भाई, ये आंख बन गया है, यहीं से हम देखेंगे। अब एक प्रकाश किरण और है बच्चों, ये प्रकाश किरण यहीं पे समाप्त नहीं होगा, देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मजा आता है, लेकिन थोड़ी सी गलती होने से फिर आपका डायग्राम गलत हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, और एक प्रकाश किरण आपकी ऐसी चली जाती है। ठीक है, ऐसी चली जाती है, आंख हमने बना दिया। अब इन्हीं को हम पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, तो लगभग प्रतिबिंब इन्हीं को हम पीछे बढ़ाएंगे, इन दोनों किरणों को। ठीक है, ये चलो भाई पीछे बढ़ाया हमने कुछ इस प्रकार से,
ये लो, और फाइनली जहां पे ये मिलते हैं बच्चों वहीं पे अंतिम प्रतिबिंब बनता है। मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है कुछ यहां पे बन रहा है, ठीक है। ठीक, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है। ओके, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब। देखिए बिना स्केल की मदद के, हमने स्केल का सहारा बहुत कम लिया फिर भी इसको क्लियर कर दिया। अभी पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो बच्चों ये नेत्रिका लेंस है, इसलिए ई आई फॉर आंख होता है, ठीक है। तो आई पीस, नेत्रिका आई पीस, ये अभिदर्शक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे बोलते हैं, तो ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों यहां पर क्रम से समझिएगा ना, थोड़ा सा बारीकी समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है और कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उसका फोकस है जो अभिदर्शक लेंस है, तो एफओ होगा। इसका भी एक फोकस यहां पे है, वो आपका एफ ही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बच्चों जब हम यहां पे इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से यहां तक क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। वो है आपके पास वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ के लिए है तो इसलिए यहां पर यू ओ कर दिया हमने। इसका प्रतिबिंब यहां पर बना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो भी होगा, लेकिन भी ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब है ना भाई, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है। एक एक स्टेप समझिएगा, डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी। अब बच्चों ये जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करता था, मतलब इस लेंस से यहां तक की दूरी u होगी, लेकिन u e, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करता है। यहां तक समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये जो u0 है, क्यों? क्योंकि अभिदर्शक लेंस के लिए है वस्तु की दूरी। अब इस लेंस का प्रतिबिंब यहां पर बना है, तो इससे प्रतिबिंब की दूरी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रतिबिंब की दूरी को भी 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी दूरी यू ई हो जाएगा। और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो बना बच्चों, ये आपका बना, यहां पे आप दे दो B2 और नीचे दे देना, आपको देना है A2। ये डायग्राम आप लोगों को भी बनाना है, इधर उधर नहीं गलती करना बच्चों, क्योंकि एक एक गलतियां सब खत्म हो जाती है। यहां तक क्लियर है? डायग्राम बन गया। तो हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों के संयोजन से बनता है, प्रकाशिक यंत्र है। यहां पर जो आपका वस्तु की ओर जो होता है बच्चों, इसे हम नेत्रिका लेंस अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो आंख साइड होता है वो आपका नेत्रिका लेंस कहलाता है, ठीक है। ये दोनों लेंसों के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप लोग समझिए। अब यहां पर मैं बात करूं कि इन दोनों लेंसों में, ये आपका एक लेंस L1 था, इधर मैं L2 दे सकता हूं, देना है तो, नहीं देना है तो भी चलेगा। ये आपका बच्चों L1 और L2 है। अब इन दोनों में फोकस दूरी किसकी है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक है, इसकी फोकस दूरी कम है। अब जो प्रतिबिंब है यहां पर, इसका प्रतिबिंब यहां पर बना है, सही है ना, यहां पर प्रतिबिंब, लेकिन फाइनल प्रतिबिंब कहां पर बना है, ये बना है। तो इसके द्वारा भी कोण जो है, या इसके द्वारा जो भी कोण है, वो बना कोण बीटा कहलाएगा। क्योंकि अभी आप पढ़ोगे ना बच्चों आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? यहां पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब, जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बनता है, उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा अंतरित कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर समझिएगा, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी को कैसे समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखा है और इसको हम यहां से देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका AB है, इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और इसके दूरी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को लिखना है बच्चों, अभी 9 मिनट तक तो ऐसे ही कहानी चलता रहा, लेकिन इतना यदि क्लियर है तो समझ लीजिए सब कुछ कंप्लीट है। प्रकाश किरण यहां से चलती है, ये दिशा, फिर ये दिशा, ये दिशा, क्योंकि बच्चों प्रकाश किरण के अपोजिट डायरेक्शन पे चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक होता है। ओके, यहां तक क्लियर है? तो आवर्धन क्षमता आपसे यदि कोई पूछेगा तो आप लोग परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? आवर्धन क्षमता की परिभाषा। आगे चलते हैं। आवर्धन क्षमता की अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर समझिएगा, आवर्धन क्षमता मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो बना है उसके द्वारा निर्मित कोण आपका कितना बच्चों? बीटा है, सही है।
और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर जो कोण आपको अल्फा लेके चलना है। मतलब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, तो आपका m बराबर हो जाता है बच्चों बीटा अपान अल्फा। यदि इन दोनों कोणों का मान बहुत छोटा हो तो m बराबर आप लिख सकते हो बीटा के जगह tan बीटा और अल्फा के जगह tan अल्फा, ये लिख सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले आपको आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखनी है, लिख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। तो ये देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अंतिम प्रतिबिंब ये आपने डायग्राम में समझा, अंतिम प्रतिबिंब आपका बीटा है, इसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। और बच्चों स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, ये मैंने कहा जब स्पष्ट दृष्टि के, मान लीजिए यहां से हम देख पा रहे हैं किसी वस्तु को, यहां आंख से देखते हैं तो ये ए बी वस्तु डी दूरी पर है। स्पष्ट दूरी मतलब यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी मानकर चलते हैं। उसके लिए जो वस्तु द्वारा अंतरित कोण है उन दोनों का अनुपात आपका आवर्धन क्षमता कहलाता है, यानी m बराबर बीटा अपान अल्फा। सबसे पहले आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा लिखनी है, फिर आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको चित्र बनाना है, फिर सूत्र लिखना है बच्चों। यहां पर यदि आपका अल्फा और बीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत ही कम हो, तो m बराबर बीटा बराबर tan बीटा और अल्फा बराबर tan अल्फा। यहां तक यदि क्लियर है बच्चों, तब आगे आपको समझाना शुरू करो। यहां तक क्लियर है, आवर्धन क्षमता शुरू हो गया है, यहां से शुरू हुआ है बच्चों। ये आपका फार्मूला बीटा अपान अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, अल्फा की जगह tan अल्फा, ये कब लेकर चलना है, जब अल्फा और बीटा का मान बहुत सूक्ष्म हो। ओके, कहानी शुरू करें, आगे की ओर चलें बच्चों। चलिए यहां पर समझते चलिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। और यदि आप लोग ऐसे ही सोचेंगे कि चित्र बस देख लें, मजे करते चलें, तो समझ में नहीं आएगा। भले ही आधे घंटा लग जाए बच्चों, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो यहां पर बच्चों आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इस त्रिभुज में लेकर चलते हैं अपन। त्रिभुज हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर आपसे कहेंगे कि tan अल्फा का मान, tan अल्फा का मान, तो आप सबको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है बच्चों, तो यहां पर आपका ए बी हो जाएगा। आधार, आधार हमारा ओ बी, लेकिन इसके लिए बोला गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। वस्तु ए बी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है। ए बी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है, तब न्यूनतम दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम यहां पर बात करते हैं tan बीटा के बारे में। tan बीटा के बारे में, tan बीटा कैसे मान निकालेंगे समझिएगा। ये हमारा बीटा है बच्चों, चाहे हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लें चाहे छोटा वाला त्रिभुज ले लें, दोनों का जो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब आप समझिए, चाहे हम बड़ा वाला त्रिभुज, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो चाहे हम a2 b2 बटा EB2 इसको कर दें बच्चों, या तो हम A1 B1, अभी आपको दिखेगा चिंता ना करो, बटा EB1 कर दें। ऐसा दोनों को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों का अनुपात समान होगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत है बच्चों, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसको सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। tan अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बटा ओ बी, लेकिन ओ बी का मान हम न रखकर सीधे डी रखेंगे। डी क्यों रखेंगे, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है वस्तु। ओके, इसी प्रकार जब हम ये बीटा tan बीटा निकालेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब A1 B1 है और आधार EB1 है, तो A1 B1 अपान EB1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो यहां पर चलते चलिए आप लोग, tan अल्फा का मान हमने निकाल लिया और tan बीटा का मान निकाल लिया। अब इसको हमको किस में रखना बच्चों, ये जो हमारा समीकरण था ना, ये समीकरण था ना tan बीटा अपान tan अल्फा, इस पे वैल्यू पुट करेंगे। देखते चलिएगा, समझाते भी चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके एक भी पॉइंट में। m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, tan बीटा, tan बीटा का मान कितना है, A1 B1 अपान EB1, ये है ना बच्चों। इसके बाद tan अल्फा का मान कितना है, AB अपान D। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो भी हर रहता है ना वो नीचे आता है, EB1 नीचे आएगा, और जो बच्चों हर का हर रहेगा वो ऊपर जाएगा, D अपान AB हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। हमने ए बी को इधर ले आया है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने करा, फिर ए बी को इधर ले आया। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि हम इसको ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे ला सकते हैं। मतलब A1 B1 अपान ए बी कर सकते हैं, गुणा में D अपान
EB1 कर सकते हैं। इसको आप समीकरण 2 दे दो, 3 दे दो, जो भी देना आप दे सकते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर, क्योंकि मेन ऑफ डायग्राम ही है सब कुछ। फिर से देख लो क्या क्या किया हमने। tan बीटा का मान निकाला, tan अल्फा का मान, इसको हमने समीकरण 1 में रखा। tan बीटा का मान हमारे पास इतना है, tan अल्फा का मान हमारे पास इतना है। देखिए अंश का हार नीचे आ गया और हर का हार ऊपर चला गया, d ऊपर चला गया। हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया बच्चों, तो a1 b1 बटा ab और ये आपका d अपान EB1 हो गया। यहां तक क्लियर करते चलो ताकि आप लोगों को समझ में आता चले। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a1 b1 की। देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर दो त्रिभुज लेकर चलते हैं। एक त्रिभुज आपका AOB नजर आएगा, ये वाला त्रिभुज, व त्रिभुज, एक त्रिभुज यहां पे है बच्चों A1 B1O, या ऐसा लिख सकते हो त्रिभुज A1O B1। यहां तक क्लियर है? दो त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों समरूप हैं। त्रिभुज आप देखिए AOB यहां पे नजर आ रहा है, AOB यहां पे नजर आ रहा है, और एक त्रिभुज ये वाला बच्चों, यहां से चलेंगे A1 B1O, या ऐसा कर सकते हैं A1O B1। मतलब एक ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। समरूपता का प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है, समरूपता सिद्ध करना 9th क्लास में हमने सिखाया है। उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे बच्चों, और नहीं जानते तो समझो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे A1 B1, यहां पर A1 B1 है, ये लंब वाले का भुजा संगत AB होगा, सही है? होगा कि नहीं होगा? और बच्चों यहां पर देखिएगा आधार ये OB1 है, OB1 का संगत जो होगा OB होगा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो। किस पे वैल्यू पुट करोगे? यहां पर देखिएगा, यहां पर पुट करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? OB1 अपान OB इंटू D अपान EB1। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे देखिए ना समीकरण 2 में A1 B1 अपान AB, A1 B1 अपान AB की जगह OB1 अपान OB, OB1 अपान OB, OB1 अपान OB हमने पुट कर दिया, OB1 अपान OB पुट कर दिया ना, OB1 अपान OB पुट कर दिया, OB1 अपान OB। यहां तक क्लियर है? इसको वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, ये m का मान आ गया, और इसी में हमको मेन रूप से वैल्यू पुट करना है। चीजें क्लियर है? नहीं तो फिर देखो नोट्स में भी, ये प्रॉपर नोट्स बच्चों मात्र 100 रुपीज में आपको दिया जाता है, और आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ये हमने कहा दो त्रिभुज ले लिया जो कि समरूप त्रिभुज हैं, A1 B1 अपान AB की जगह OB1 अपान OB वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से कहानी शुरू होता है। कहानी ये शुरू होता है कि देखिएगा ना, थोड़ा सा देखिएगा, जो आपका बच्चों यहां पे देखिएगा ये OB1 है, ये OB1 है कहां पे? देखो जरा, OB1 ये बच्चों प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है? OB1 V0, प्रकाश किरण इधर ही चल रही है, दूरी मापेंगे तो आपका प्लस होगा कि माइनस, यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रकाश किरण इधर चल रहा है, तो इसको हम प्लस लेकर चलेंगे। इसके बाद बच्चों जब हम बात करेंगे यहां पे किसकी बात करेंगे? OB की, OB की, ये O से B ये आपका हो जाएगा माइनस का U0, ठीक है। फिर बच्चों यहां पर आप देखिए तीसरा है EB1, ये भी आपका इधर मान लीजिए प्रकाश किरण इधर चल रही है, और EB1 का आपका UE है, तो ये माइनस में है। और जब बच्चों ये स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि के मान को ऋणात्मक लेकर चलते हैं। क्यों ऋणात्मक लेंगे? क्योंकि बच्चों वो भी तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में लिया जाता है। इस स्थिति में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका V0 अपान यहाँ पे हो जाएगा आपका OB का मान माइनस U0 गुणा में ये माइनस D अपान आपका बच्चों माइनस UE। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका माइनस V0 अपान U0 इंटू D अपान UE। यहां तक क्लियर है? यहां पर भी आप लोग देखिएगा बच्चों, यहां पर देखिए पूरा कंप्लीट यहां पर समझिएगा। OB1 V0, ठीक है, V0 OB1 V0, OB का मान O से B U0, तो भैया OB का मान U0, ये आपका माइनस प्लस हमने बता दिया था। यदि इधर लेकर चलेंगे इसके लिए तो प्लस, माइनस इधर लेकर चलेंगे इसके लिए तो प्लस। और फिर प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में समझिए, प्रकाश किरण इधर चल रही है, इधर लेकर चलेंगे तो ये भी माइनस होगा। और ये चिन्ह परपाटी से D का मान भी हम ऋणात्मक लेकर चलेंगे, क्योंकि बच्चों चिन्ह परपाटी से D भी ऋणात्मक होगा। तो ये हमने करा और हमारा वैल्यू पुट आ गया यहां तक।
यहां तक वैल्यू पुट हो गया, समीकरण 4 दे दो, आपकी कहानी यहां तक आ गई तो फिर समझ लो कहानी खत्म। अब दो कंडीशन आता बच्चों, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। अब डायग्राम का हमारा कहानी खत्म, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, देखिएगा तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/f अपान 1/v माइनस 1/u। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, 1/f के जगह fe करेंगे क्योंकि नेत्रिका की फोकस दूरी से चलेगा। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की दूरी न्यूनतम हो, वो भी माइनस हो जाएगा। फिर बच्चों यहां पर आप देखिएगा u के जगह आपका माइनस का ue होगा। ये क्यों कह दिए सर? अरे भैया सर नहीं, यार डायग्राम से समझोगे भैया, कहां से कह दिए? अरे भैया इसके लिए फोकस दूरी इधर है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है सर। भी प्रतिबिंब की दूरी, इसका प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, इसलिए इसकी दूरी को हम VE से दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ही, क्योंकि भाई साहब यहां से यहां तक की दूरी, तो ये जो इसकी प्रतिबिंब है वो तो VE होगा ना, और इधर है प्रकाश के विपरीत में है, इसलिए ऋणात्मक होगा। और स्पष्ट दृष्टि बोल दिया जाता है तो इस VE को D के बराबर कर सकते हैं। चीजें क्लियर है? U क्या है, वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक UE, नेत्रिका की बात कर रहे हैं ना बच्चों, नेत्रिका लेंस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, इसलिए इस लेंस से चल रहा है। ये पूरा खिचड़ी है, लेकिन एक एक स्टेप समझ रहे हो। F हो गया FE, क्योंकि इसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब यहां पे है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो हम स्पष्ट दृष्टि जब भी शब्द आ जाए तो D मानकर चलेंगे दूरी को, लेकिन वस्तु की दूरी को UE से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, 1/fe बराबर माइनस 1/d और प्लस का 1/ue, दोनों पक्षों में d का गुणा कर दें, d/fe। यहां पे d का गुणा होगा तो ये खलास, d से d कट जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आगे बताएंगे, ये कट जाएगा तो d/fe बचेगा, d/fe बराबर -1 प्लस d/ue। अब बच्चों पक्षांतर करते हैं तो d/ue का मान आ जाएगा तो 1 प्लस d/fe। समीकरण 4 में मान रख दें, समीकरण 4 कहां पे, ये देखो जरा, समीकरण 4 में मान रख दो, चलो चलो चलो, m बराबर -v0/u0 और इसका मान रखें 1 d/fe। वैल्यू पुट करा हमने d/ue का, d/ue का, देख लो जरा, d/ue का मान रखा हमने, तो ये हमारा वैल्यू पुट आ गया, ठीक है। लेंस सूत्र से, चिन्ह परिपाटी से d का दोनों पक्षों में गुणा किया, d से d कट गया, -1 इधर पक्षांतर हो गया, d/ue का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। और ये कंडीशन तो सबको पता है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर होता है, फोकस पर, मतलब वस्तु की दूरी FE फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, मतलब UE के जगह FE कर देंगे, तो यहां पर तो ही रखना है, UE के जगह FE कर देना है। यहां पर देखो ना UE है तो यहां पर हमको कर देना है FE, तो ये आपका हो जाएगा UE के जगह FE, बस खत्म कहानी। तो दूसरा कंडीशन बहुत ही सरल, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो UE के जगह आपको FE कर देना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं यार, एक ही डायग्राम में काम चल जाएगा। तो बच्चों अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो हो गई है, तो स्क्रीनशॉट की बारी आती है, तो स्क्रीनशॉट कहां से करना शुरू करना बच्चों, तो यहां से लो, ये पहले स्क्रीनशॉट करो आप लोग फटाफट, फिर इसके बाद चित्र बनाना ही है, ये लो चित्र बना लो। चित्र के बाद आपको बच्चों आवर्धन क्षमता शुरू करना है। आवर्धन क्षमता की कहानी शुरू होती है। आवर्धन क्षमता कहां से शुरू होगी, m से, क्योंकि ये सूत्र तो सबको पता है। फिर m, चलो अब आप बढ़ाते चलो सर, हम स्क्रीनशॉट लेते चलें। m बराबर, और इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है पिछले वीडियो में, 9685299149, 9685292949। किसी बच्चे ने कहा सर आपका वीडियो मैं पर डे देखता हूं और आपने इतनी बार नंबर बोला कि मुझे याद हो गया। बहुत बढ़िया यार, 7 जन्मों तक नाम याद रखना कि ये सर थे जिससे हमने पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई साहब जो 2 साल 3 साल बाद भी याद करते हैं कि सर हमने 2018 में आपसे पढ़ा था, सर हमने 2020 में पढ़ा था। बहुत अच्छा लगता है, आप भी पढ़ लो, बाकी बाद में याद करते रहना। बाकी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना करो, नोट्स ले लो, यही गुरु दक्षिणा है।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जब हम पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो आपसे मिलने आएंगे, लेकिन मुझे उसकी भी जरूरत नहीं बच्चों। आप पढ़ो और बेहतर मेहनत करो, अच्छी तरक्की करो। अभी गुरु दक्षिणा दे सकते हो नोट्स लेकर के, 100 रुपीज चार्ज मात्र। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे हमारा ऐप भी लिंक मिल जाएगा, न्यू ऐप है बच्चों, है ना, तो उसे आप डाउनलोड जरूर कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस का जो नया ऐप आ चुका है, ताकि उससे आप लोग बेहतर से बेहतर नोट्स लेकर के तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, और जो अच्छे तरीके से तैयार करेगा तो ये लेंस भी बाद में फ्री में दे दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक पढ़ाना है तो नहीं दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।